Good afternoon. We'll start with today's lecture. लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 4 के टॉपिक्स चालू किए थे। मैंने आपको बताया भी था कि हम लोगों के लेक्चर्स जो हम लोगों ने किए उसमें नंबरिंग में गड़बड़ हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कि हम लोगों का फर्स्ट 3 यूनिट्स के कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं और कोई जो एक आधा बाकी है वो मैं आपको वहाँ पे ऐड करा दूंगा। सो नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। क्या बता रहे हैं हम लोग? ये लास्ट टाइम चालू किया था, वो मैं वापस यहाँ पे रिवाइज करा के आगे हम लोग जाएंगे। सो क्लासिफिकेशन इज अ टेक्निक पर्पसफुली रिमूविंग डिटेल्स फ्रॉम एन इनपुट डेटा सेट टू रिवील एन इम्पॉर्टेंट पैटर्न फॉर अ स्पेशल मतलब आपके जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन कुछ रहेंगे, है ना, वो इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम लोग वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। लाइक आई कैन से कि आपके पास यहाँ पे होटल्स के या वो कोई इन्फॉर्मेशन या और कोई हॉट स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल, कहीं पे अगर कोल माइंस बनाने हैं या फिर अगर हम लोगों ने अभी देखा कि बहुत सारे प्लेसेस पे अर्थक्वेक आया, तो कहाँ पे अर्थक्वेक आया, उसके क्या रीज़न है, वो अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए भी हम लोग ये सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे क्या बोला है, इन द प्रोसेस वी प्रोड्यूस एन आउटपुट डेटा सेट सो दैट द इनपुट कैन बी लेफ्ट इंटेक्ट। हम लोग जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसके साथ ही हम लोग आगे वर्कआउट करेंगे। इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ इनपुट डेटा सेट वी हैव क्लासिफाइड द इनपुट डेटा सेट। नाउ यूजर कंट्रोल्ड क्लासिफिकेशंस क्या रहेंगे? यूजर कैन सिलेक्ट द एट्रीब्यूट दैट विल बी यूज्ड एज द क्लासिफिकेशन पैरामीटर। लाइक आई कैन classify while using a Google, I can classify based on the nearest location, based on the price range, based on the distance, और बेस्ड ऑन सम अदर पैरामीटर्स वी कैन क्लासीफाई। सो देखो, अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट में या कहीं पे अगर जाना है, सो आई कैन क्लासीफाई कि ओके द रेस्टोरेंट विच ओपन्स फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock, द रेस्टोरेंट्स या फिर कोई पब्स है विच ओपन्स आफ्टर 12, 1 और 2 o'clock, वो कौन से है, एंड विच आर दे हु आर अवेलेबल टिल द लेट नाइट, वो हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। नियर वाले प्राइस रेंज के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं या और कोई कैटेगरी। सो दिस आर द पैरामीटर्स जो हम लोग डिफाइन करके कोई एक इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से फैच आउट कर सकते हैं। दैट आर द क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बोला है? वी हैव ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन। यूजर कैन ओनली स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्लासेस इन द आउटपुट डेटा सेट एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द क्लास ब्रेक पॉइंट्स। लाइक अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप देखो, बाय डिफॉल्ट आपको जो आता है वो ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन है। जैसे अगर मैं स्विगी के ऊपर अगर मैं लॉग इन करता हूँ, जोमेटो पे अगर मैं लॉग इन करता हूँ, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्या बताएगा, अगर मुझे फूड ऑर्डर करना है तो कौन से रेस्टोरेंट्स है जो फूड ऑर्डर का अवेलेबल है एंड कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कौन से रेस्टोरेंट्स अभी क्लोज होने वाले हैं, एंड कौन से रेस्टोरेंट मतलब इफ़ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दैट एप्लीकेशन फ्रॉम बोरीवली, तो टिल हाउ लॉन्ग रेस्टोरेंट्स आर डिलीवरिंग द फूड। फॉर एग्जाम्पल 4, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, उससे ज़्यादा तो वो डिलीवर नहीं करेंगे, राइट? वो हम लोग बताएंगे। वो ब्रेक पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग को क्या बोला है? द पैटर्न दैट वी लुक फॉर मे बी बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन द सिटी। ये हो सकता है। जैसे आप देखो कि अगर हम लोगों को दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि आप देखो कि नंबर ऑफ बैंक ब्रांच जो है वो आपको कहीं कहीं पे ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पे कम मिलते हैं। तो वो अभी किसके बेस पे होगा? लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन अंधेरी वी हैव इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जहाँ पे ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बैंक ट्रांजेक्शन्स जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग वो एक देख सकते हैं। देन बेस्ड ऑन हाउस होल्ड इनकम्स वी कैन आइडेंटिफाई कि अगर मुझे कोई एक लोकेशन पे डीमार्ट या ऐसा कोई एक स्टोर अगर ओपन करना है, वहाँ पे हाउस होल्ड इनकम क्या है, तो उसके हिसाब से कौन से रेंज के प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा चलेंगे। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी आर सेटिंग अप एन सच सुपर मार्केट एट सम प्लेसेस जहाँ पे हाउस होल्ड इनकम ज़्यादा नहीं है, तो अब क्या है, हाउस होल्ड इनकम अगर ज़्यादा नहीं है वहाँ पे बीपीएल फैमिली मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज अगर ज़्यादा है, तो वो टाइम पे सबसे पहले तो वो अगर शॉपिंग करने आ रहे हैं सुपर स्टोर में अगर आ रहे हैं, तो दे विल बाय एसेंशियल गुड्स फर्स्ट। बराबर है। नॉन एसेंशियल गुड्स जो है उसका डिमांड कम रहेगा।
लाइक जो ब्रांडेड कोई चॉकलेट्स है या और कोई सर्टन प्रोडक्ट्स जो है उनके डिमांड्स कम रहेंगे। नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे जो हम लोग के शॉप्स होते हैं, बहुत सारे जो हम लोगों के प्लेसेस होते हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे सो जो पेट फूड है लाइक डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, वो भी अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग स्टोर जो है वो एक ऐसे लोकेशन पे प्लेस कर रहे हैं जहाँ पे द लोकेशन जो है वो कम है, मतलब द पीपल आर नॉट फ्रॉम द हायर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। सो वहाँ पे आपको डॉग फूड जो है वो ज़्यादा सेल नहीं होगा, तो वैसे प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ पे नहीं रखेंगे। देन उसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि वी हैव फ्यू प्रोडक्ट्स, वी हैव एरिया जहाँ पे लाइक आजू बाजू में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो अगेन वी कैन से कि वहाँ पे जो ईद या ऐसे कोई फेस्टिवल्स रहेंगे वो टाइम पे शॉपिंग ज़्यादा होगा, एंड उनके टेस्ट के हिसाब से वहाँ पे आप देखो कि कोई मीट प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा वहाँ पे सेल होंगे, राइट। एंड अगर हम लोग डी मार्ट या ऐसा कोई शॉप अगर सेटअप कर रहे हैं वेर जैन, गुजराती या फिर ब्राह्मण या ऐसा कोई पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे मीट कंजम्पशन ऑफ कोर्स कम रहेगा। सो वहाँ पे हम लोग ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं रखेंगे। सो आप देखो कि BI एंड GIS ये दोनों साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं। सो आपका बिजनेस एनालिसिस का जो आउटपुट है दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑन दोज एल्गोरिदम्स विल बी अप्लाइड ऑन GIS, जिसके बेस के ऊपर हम लोग कोई एक डेटा जनरेट करके देन दैट डेटा विल बी लेबल्ड और दैट डेटा विल बी सिंक्रोनाइज्ड ऑन द मैप। सो यहाँ पे हम लोग वो हाउस होल्ड इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू नो फॉर ईच वार्ड इन द सिटी द एसोसिएटेड एवरेज इनकम। बराबर है, हम लोग हर एक जो सिटी है आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफिस जो है ये वार्ड के हिसाब से डिवाइडेड रहता है। सो वहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि ओके कौन से वार्ड में हम लोग के पास जो पॉपुलेशन है उनका एवरेज इनकम लेवल क्या है वो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डेटा ये हम लोगों को एवरी 10 ईयर्स पे जो पॉपुलेशन सेंसस जो कैलकुलेट होता है, मतलब जनगणना जिसको बोलता है, उसके बेस के ऊपर हम लोग ये आइडेंटिफाई करता है। सो इफ दिस 5 कैटेगरीज आर मैप्ड, कौन से 5 कैटेगरीज इनकम में, लो, बिलो एवरेज इनकम ग्रुप, एवरेज, अबोव एवरेज एंड हाई इनकम ग्रुप, ये हम लोग के कैटेगरीज है। सो अगर ये 5 कैटेगरीज आर मैप्ड विद द सेंसिबल कलर स्कीम एंड दैट में रिवील द इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग बहुत इजीली इनकम ग्रुप के हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो है वो मैप के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है इन दिस यूनिट दैट इज द यूजर कंट्रोल्ड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन यूजर कंट्रोल्ड क्लासिफिकेशन यूजर सिलेक्ट्स द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कौन से रहेंगे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इनकम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है या फिर मुझे मेल फीमेल बेसिस पे क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और एल्स आप देखो कि हम लोग को अगर कोई एक फेस्टिवल या अगर कुछ चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है लाइक कोई राइट्स या ऐसा कुछ अगर हो रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग देखेंगे कि ओके कास्ट वाइज कौन से पॉपुलेशन कहाँ पे कौन से एरिया में ज़्यादा है ना, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। सो अलग अलग क्लासिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट विल बी यूज्ड एज द क्लासिफिकेशन पैरामीटर एंड डिफाइन द क्लासिफिकेशन मेथड्स। The latter involve declaring the number of classes as well as correspondence between the old attribute value and the new classes. तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू क्लासिफिकेशंस यहाँ पे डिफाइन करेंगे जिसके बेस के ऊपर, अब देखो अगर मुझे कोई शॉपिंग मॉल अगर सेटअप करना है, सो हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस। तो बेस्ट प्लेस में एक एग्जांपल क्या होगा आपके, आप अगर मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे ना, जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए फूड कोर्ट या गेमिंग जोन में सबसे ज़्यादा आपको जो एज ग्रुप के लोग मिलेंगे वो कौन से रहेंगे, 9-10 स्टैंडर्ड के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो रहेंगे, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कॉलेज स्टूडेंट रहेंगे, या फिर जो जॉब पे है, बैचलर्स है या न्यूली मैरिड है, ऐसे कोई लोग ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो ओल्ड एज पॉपुलेशन हम लोग को बहुत लिमिटेड मिलता है। आपका 70% जो बिजनेस जो चलेगा वो इनसे चलेगा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखो ओल्ड एट्रीब्यूट्स है मेरे पास। ओल्ड एट्रीब्यूट्स मतलब जहाँ पे इनकम लेवल क्या है, एज ग्रुप क्या है, और उसके बेस के ऊपर मैं न्यू क्लासिफिकेशन करूँगा। मतलब
10 साल पहले अगर हम लोगों ने वो डेटा जो यूज़ किया था उसके बेस के ऊपर हम लोग ये डिसाइड नहीं करने वाले थे कि हम लोगों को मॉल कहाँ पे सेटअप करने, पीवीआरस कहाँ पे सेटअप करने, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन कहाँ पे सेटअप करने, या इलेक्ट्रॉनिक शोरूम कहाँ पे यूज़ करना है। बट अभी हम लोगों ने क्या किया, ओल्ड एट्रीब्यूट वैल्यूज़ यूज़ करके हम लोग न्यू क्लासिफिकेशंस ऐड करेंगे। न्यू क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अगर मुझे एक आईफोन या सैमसंग स्टोर अगर सेटअप करना है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अगर सेटअप करना है, या फिर शॉपिंग मॉल अगर लगाना है, तो शॉपिंग मॉल के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा रहेगा। सो मैं देखूंगा कि ओके आजू बाजू में कॉलेजेस कहाँ पे ज़्यादा है, स्कूल कॉलेजेस मैं देखूंगा, या फिर ऑफिस है ना, जो हम लोग के कॉरपोरेट पार्क्स होते हैं जहाँ पे कॉल सेंटर्स है, आईटी ऑफिसेज है, तो वैसे ऑफिसेज जो ज़्यादा रहेंगे, दोज आर द मेन पीपल जो सैटरडे संडे पार्टी करने के लिए मॉल में आएंगे, या फिर अपने डेली रूटीन में से बीच में लंच टाइम में वहाँ पे आ सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी वही आएंगे। अब आपके जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, दे डोंट हैव मच मनी, वो जाके वहाँ पे शॉपिंग नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादातर किस में आएंगे, फूड कोर्ट में आएंगे। तो ये वे में आपको क्लासिफिकेशन करना है कि हम लोग के पास जो पॉपुलेशन है वो कौन से कैटेगरी के ज़्यादा है, और उसके हिसाब से हम लोग मॉल में कौन से टाइप के स्टोर्स जो है जो हम लोग ज़्यादा वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ रेदर देन द टिपिकल फॉर केसेस इन विच यूज्ड पैरामीटर डोमेन इज कंटिन्यूअस, then the table indicates value range is to be mapped to the same category. Then another case exists when the classification parameter is nominal or at least discrete. नॉमिनल, अब डिस्क्रीट नॉमिनल मतलब हम लोग ऑन एन एवरेज वाले जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे फाइंड आउट करके उसके बेस के ऊपर हम लोग डिसीजन लेंगे। और डिस्क्रीट में हम लोग देखेंगे कि ओके इन 1 और 2 किलोमीटर रेडियस में कोई स्कूल कॉलेजेस है क्या, ज़्यादा कॉलेजेस जो बड़े कॉलेजेस रहेंगे, तो आप देखोगे उसके हिसाब से आजू बाजू के एरिया में आपको अगर अपने स्टोर्स या कुछ अगर सेटअप करना है, उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, उसका आपका जो बजट है वो बढ़ जाता है। सो वी मस्ट ऑल्सो डिफाइन डेटा फॉर्मेट्स ऑफ द आउटपुट एज स्पेशल डेटा लेयर विच विल कंटेन द न्यू क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट। स्पेशल डेटा लेयर बराबर है, स्पेशल डेटा के अंदर आपके क्या क्या आएंगे, बेसिकली स्पेशल डेटा के अंदर हम लोगों के जो एट्रीब्यूट सॉरी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन आएंगे हम लोग के। नाउ उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, द डेटा टाइप ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज ऑलवेज कैटेगराइज इनटू, अब जो भी डेटा आप स्टोर कर रहेंगे वहाँ पे स्पेशल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो उसके अंदर क्या रहेगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, नो मैटर व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट फ्रॉम विच द क्लासिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड। So sometimes one may wants to perform a classification only on the selections of the features. फीचर सिलेक्शन मतलब क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होगा, वेदर वी आर सिलेक्टिंग मॉल्स और पब्स और रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस, बस ये बेसिस के ऊपर ही हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो इन सच केसेस देर आर 2 ऑप्शंस फॉर द फीचर दैट आर नॉट सिलेक्टेड। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि समटाइम्स इफ आई एम यूजिंग ओला और उबर, तो वो टाइम पे क्या होगा, क्लासिफिकेशन आपका कौन से बेसिस पे होगा, डिमांड ऑफ द कैब्स एंड ट्रैफिक। सो विच इज़ द बेस्ट रूट पॉसिबल आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए, एंड वो रूट के ऊपर हम लोगों के पास डिमांड कितना ज़्यादा या कम है उसके बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन होगा। सो समटाइम्स ये टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। वहाँ पे मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि ओके ये स्कूल या कॉलेज ईजी है, यहाँ पे ये है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो यूज़र सिलेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली आएगा। वहाँ पे मुझे और कोई डेटा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओके यहाँ पे ये कोई ऑफर्स चल रहे हैं, या ऐसा कोई यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स ये टाइम पे चालू रहेंगे, ये टाइम पे बंद रहेंगे। वहाँ पे बहुत लिमिटेड क्लासिफिकेशन रहेगा। सो वो हम लोग बता रहे हैं। नाउ यूज़र कंट्रोल क्लासिफिकेशन देखो, यहाँ पे ओल्ड कैटेगरी आपको दिया है। हम लोगों ने प्लान कोई रेसिडेंस प्लान किए थे, अब यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया आ गया, इंडस्ट्रियल एरिया था, कमर्शियल एरियाज यहाँ पे बन गए पूरे, इंस्टीट्यूशंस थे अब पब्लिक प्लेसेस में बन गए, ट्रांसपोर्टेशंस थे अब पब्लिक हो गए, है ना। और अभी कोई कोई एरियाज जो है जो अभी भी बिल्टअप नहीं हुए, एंड कोई एरियाज जो है जो रेसिडेंशियल बन गए। तो ओल्ड डेटा एंड न्यू डेटा यहाँ पे आपको मैपिंग करना है। ओल्ड डेटा में सर्टन चीज़ें मिसिंग थे, आज के टाइम पे वहाँ पे हम लोगों के पास मॉल बन गया, तो वो क्या हो गया, वो न्यू क्लासिफिकेशन हो गया आपका, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, रेसिडेंशियल एरिया हम लोगों ने ब्राउन में बताया, कमर्शियल येलो में बताया, एंड पब्लिक एरिया हम लोगों ने ऑलिव कलर में बताया, एंड नॉन बिल्ट अप एरियाज जो है वो हम लोगों ने ऑरेंज में बताया। अब जो इमेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो इमेज थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, तो आपको सारे क्लासिफिकेशंस प्रॉपर नहीं दिखेंगे, बट हाँ कलर कोडिंग वी आर यूजिंग फॉर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन,
अब ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूजर कंट्रोल्ड क्लासिफिकेशन रिक्वायर्स अ क्लासिफिकेशन टेबल और अ यूजर इंटरेक्शन. We have a GIS softwares that can also perform automatic classification in which user can only specifies the number of classes in which output data sets are to be stored. So यहाँ पे आपको क्या बोला था, सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस क्लास ब्रेकआउट पॉइंट्स, लाइक कौन से कैटेगरी के बेस के ऊपर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना. जैसे हम लोगों ने स्कूल, कॉलेज, इनकम, एज ग्रुप के हिसाब से, देन वी कैन से कि वी हैव मैनी पीपल आउट हियर. Based on we can also base on this classification. ओके सॉरी गाइज, मैं म्यूट पे था, मुझे पता नहीं. सो लास्ट टाइम के जो हम लोग के पॉइंट्स है वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी क्लासिफिकेशन, तो हम लोग के पास यहाँ पे यूजर कंट्रोल क्लासिफिकेशन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब ये हम लोगों का टॉपिक बाकी था. क्लासिफिकेशन तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, जो यहाँ पे अभी मैं वापस आपको बता नहीं रहा हूँ. यू कैन जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर. सो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द यूजर, उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, है ना. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी कैन कंपेयर, वी कैन क्लासीफाई द यूजर्स और पॉपुलेशन बेस्ड ऑन देयर इनकम ग्रुप, लो, बिलो एवरेज, एवरेज, अबो एवरेज एंड हाई इनकम ग्रुप. ये फर्स्ट हो सकता है. उसको अपने अभी 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, बराबर है. और वो 5 कैटेगरीज को हम लोग यहाँ पे अलग अलग लेवल पे मेंशन कर सकते हैं, है ना. ऐसा कोई कैटेगराइजेशन आ सकता है. या फिर यूजर कंट्रोल क्लासिफिकेशन आ सकता है, जहाँ पे यूजर कंट्रोल क्लासिफिकेशन में क्या रहेगा, ओल्ड कोई एट्रीब्यूट वैल्यूज है आपके पास, वी हैव सम ओल्ड एट्रीब्यूट वैल्यूज, और वो ओल्ड एट्रीब्यूट वैल्यू को हम लोग न्यू क्लासिफिकेशन दे रहे हैं. मतलब क्या होगा, अब देखो ओल्ड कैटेगरीज क्या है, मैंने पहले जब डेटा कोई सिलेक्ट किया था लाइक 5 years या बिफोर 3-4 years, तो वो टाइम पे यहाँ पे हम लोग के पास कोई एक जगह पे कोई एक मॉल बनने का प्लानिंग चल रहा था या रेसिडेंशियल एरिया बनने का प्लानिंग चल रहा था. अब यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया बन चुका है. कहीं पे कोई इंडस्ट्रीज थी जिसके जगह पे अभी वहाँ पे कमर्शियल हब्स या कमर्शियल ऑफिसेज बन गए. कहीं पे कमर्शियल ऑफिसेज थे, वो सेम ही है यहाँ पे, अभी कोई चेंजेस नहीं हुए. कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशनल एरियाज थे जो अभी पब्लिक प्लेस में कन्वर्ट हो गए. कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ थी जहाँ पे अभी वापस पब्लिक प्लेसेस बन गए, गार्डन बन गया या ऐसा कोई बन गया, है ना. रिक्रिएशनल प्लेसेस थे, यहाँ पे भी ये भी पब्लिक प्लेस बन गया, अभी डेवलप्ड हो गया. नॉन बिल्टअप एरिया कोई था, वो अभी तक वैसा ही है. एंड अनप्लान रेसिडेंशियल एरिया, लाइक हम लोग स्लम एरियाज जो देखते हैं, यहाँ पे अभी पक्का रेसिडेंशियल एरिया बन गया, मतलब रीडेवलपमेंट हो गया. तो अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग के पास एक प्रॉपर कैटेगरीज मिल गए, और उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मैप दिया है उसके ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे. लाइक एज यू कैन सी, वी हैव अप्लाइड अ कलर स्कीम हियर बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन. कलर स्कीम कैसे रहेंगे, एक ब्राउन एरिया, ब्राउन कलर में हम लोग रेसिडेंशियल एरिया बता रहे हैं. देन कमर्शियल एरिया वी आर डिफाइनिंग इन अ येलो कलर, पब्लिक एरिया वी आर डिफाइनिंग इन अ ऑलिव कलर, एंड सेम वे नॉन बिल्टअप एरिया जो है वो हम लोग ऑरेंज कलर में बता रहे हैं, बराबर है. देन इसके बाद में नेक्स्ट कम्स दैट इज द ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन. अब ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, ध्यान से सुनो. ये हम लोगों ने क्या बोला है, ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन आर यूजर कंट्रोल्ड क्लासिफिकेशंस, जहाँ पे हम लोग क्या बोले, क्लासिफिकेशन टेबल और यूजर इंटरेक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट यूजर कंट्रोल्ड क्लासिफिकेशन. जहाँ पे हम लोग ब्रेकअप पॉइंट डालेंगे, है ना, इक्वल इंटरवल टेक्निक्स हम लोग ऐड करेंगे. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ने क्या क्लासीफाई किया है ईयरली बेसिस के ऊपर, कहीं पे डेवलपमेंट्स कितने हुए या डिफॉरेस्टेशन कितना हुआ है, सो हम लोग वो बता रहे हैं. जैसे आप देखो कि हम लोग अगर जो दिल्ली है, सो दिल्ली में हम लोग मेनली ये इक्वल इंटरवल क्लासिफिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, बेस्ड ऑन द पोल्यूशन लेवल. सो अगर हम लोग बोलेंगे कि ईयरली लेवल पे 1990 से या 1950 से, जब से अगर हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है, तब से पोल्यूशन लेवल कैसे बढ़ते जा रहा है और उसके मेन प्रॉब्लम क्या है, तो इक्वल इंटरवल टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं या इक्वल फ्रीक्वेंसी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब मैं कंपेयर करूंगा कि ओके यहाँ पे हम लोग जब कभी अगर मैरिजेस होता है, सो वो हम लोगों ने क्या देखा है कि ओके नंबर ऑफ मैरिजेस कितने बढ़ते जा रहे हैं या नंबर ऑफ पीपल हु आर इंक्रीजिंग हियर डे बाय डे फॉर सपोज ड्यूरिंग अ फेस्टिवल. तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक तो शॉपिंग बढ़ते जा रहा है, और दूसरा अगर दिवाली है तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शॉपिंग लोगों का बढ़ रहा है, और उसी के साथ में
अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, बिकॉज जितने नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज उसके हिसाब से क्या होगा वहाँ पे दूसरे जो पॉइंट्स है, दूसरे पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे जो लोग हैं जो ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। देन सेम वे यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि ओके इक्वल इंटरवल पे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि हम लोग अगर डीमार्ट जैसा कोई एक स्टोर अगर सेटअप कर रहे हैं, सो हम लोग बताएंगे इक्वल इंटरवल पे। इक्वल इंटरवल मतलब मैं बताऊंगा कि ओके लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर में हम लोग के पास ऑन एवरी लाइक सपोज 5 ईयर्स से हम लोग के पास हम लोगों ने कोई एक लोकेशन पे डीमार्ट सेटअप करके रखा हुआ है, डीमार्ट टाइप का कोई एक सुपर स्टोर। सो वहाँ पे एवरी ईयर होली में हम लोगों का कितना कौन से प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होता है, या वैलेंटाइन डे अगर अभी गया वैसा कोई दिन अगर है तो वो टाइम पे कौन से प्रोडक्ट का शॉपिंग ज़्यादा होता है, या फिर अगर न्यू ईयर्स आते हैं तो न्यू ईयर्स पे कौन से प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम वे फ्रीक्वेंसी टेक्निक अगर हम लोग देखेंगे, क्वार्टाइल मतलब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके यही सेम चीज़ हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे देख रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस मतलब हम लोगों ने देखा कि ओके एवरी 3 ईयर्स वी आर हैविंग वन और दी अदर फेस्टिवल। सो अभी कौन से फेस्टिवल में लोग जो है वो सबसे ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, वेदर दे आर शॉपिंग मोर इन नवरात्रि, दिवाली, ईद, न्यू ईयर्स ईव, दैट इज़ अ क्रिसमस पार्ट, या फिर होली के टाइम पे, या फिर जब अगर हम लोग स्टूडेंट्स जो हम लोग के स्कूल कॉलेजेस रहते हैं उनके जो वैकेशन हो रहे हैं वो टाइम पे शॉपिंग या ये सीजन ज़्यादा है, वो हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मैं वही देखूंगा कि इक्वल इंटरवल पे अगर मेरा कोई एक ट्रैवल इंडस्ट्री है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैवल इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री है, तो होटल इंडस्ट्री में जो बुकिंग्स है वो मेरे कौन से टाइम पे बुकिंग्स जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो सपोज अगर मैं देखूंगा कि ओके ये दिवाली से नेक्स्ट दिवाली, उसके पहले वाला दिवाली, उसके पहले वाला या फिर जो हम लोगों का वेकेशन टाइम रहता है, तो वो इंटरवल टेक्निक हो गया कि ओके मैंने देखा कि ओके हम लोगों का जो होटल बुकिंग है वो वेकेशन में ज़्यादा हो रहा है, एंड एक पीरियड आएगा जब वो कम हो रहा है। लाइक आप देखो कि आजकल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंस्टा पे और यहाँ वहाँ पे वो लोगों के फोटोज़ देखे कि एवरीवन इज़ गोइंग टू सम और दी अदर प्लेसेस। लाइक एक बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर प्लेस हो गया है, वो कौन सा है, मालदीव्स। सो अब क्या है कि एवरीवन इज गोइंग देयर, एक आधा फोटो एक ने डाला, वो ट्रेंड टाइप क्रिएट हो गया। सो अब क्या है हम लोग यहाँ पे देखेंगे इक्वल इंटरवल टेक्निक यूज़ करके देखेंगे कि यहाँ पे अभी आप जो लोग जो ज़्यादा यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा लोग कभी आ रहे हैं, कौन से टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं, और कौन से विच इज़ द ऑफ सीजन। तो अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ऑफ सीजन जो है, तो ऑफ सीजन में क्या होगा, आपको होटल्स जो है उनके बुकिंग्स जो है उनके प्राइजेस कम मिल जाएंगे। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाकी के जो आपके एक्सपेंसेस है वो भी कम हो जाएंगे। बट अगर फ्रीक्वेंसी टेक्निक अगर हम लोग देखेंगे, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी में जब अगर आपका ऑन सीजन है, मतलब जो आपका मेन विजिटर्स जो टाइम पे आ रहे हैं या ट्रैवलर्स जो टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं, वो सीजन में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि अभी वो दो सीजन है। सपोज न्यू ईयर के टाइम का एक सीजन है, दैट्स वन, एंड सेकेंड जो है वो वेकेशन टाइम का सीजन है। तो ये दो में से कौन सा सीजन में आपका ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऐसे कोई क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। सो इट्स प्योरली अप टू आर टाइप ऑफ बिजनेस, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो विच ऑफ दिस टेक्निक should be applied to a given data set depends upon the purpose of the analysis, what user is trying to achieve, as well as the characteristics of the data itself. Now auto classification, equal interval में हम लोगों ने क्या बोला है, the minimum and maximum value of the classification parameter are determined and the interval size of each category is calculated। बराबर है। सो अगर हम लोगों ने क्या बोला है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि मिनिमम, लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास होटल है, या फिर चलो हम लोग वाटर पार्क की, थीम पार्क या अम्यूजमेंट पार्क की बात कर रहे हैं। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम मैं बोलूँगा क्योंकि मिनिमम हम लोग के यहाँ पे जो भी हम लोगों के विजिटर्स आते हैं, जो हम लोग के यहाँ पे, वो सपोज 5 ईयर्स है, उससे छोटे बच्चों को हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो मिनिमम कैटेगरी क्या है, 5 ईयर्स है। तो अभी आपके पास जब वेकेशन टाइम रहेगा तो 5 to 10 ईयर्स के जो स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं,
या फिर हम अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो एजेड पॉपुलेशन जो आ रहा है वो 60-70 ईयर्स का आ रहा है, जिनके लिए हम लोग के पास यहाँ पे अलग अलग जो अलग अलग स्लाइड्स जो है वो अवेलेबल है। लाइक कहीं पे कोई वाटर पार्क में अलग अलग हम लोग के पास उन हर एक कैटेगरी वाले जो एज ग्रुप है उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, और वो अभी कितना है उसके हिसाब से वी कैन कम्पीट विद आर राइवल्स। गेटिंग? सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, इफ यू स्पेसिफाई 3 क्लासेस फॉर द फील्ड हुज वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 300, द एप्लीकेशन विल क्रिएट 3 क्लासेस विल रेंज फ्रॉम 0 to 100, 101 to 200 एंड 201 to 300। तो अब मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी सपोज बता रहा हूँ। वन, आप देखो कि अम्यूजमेंट पार्क में थोड़े बहुत जो हम लोगों के स्लाइड्स होते हैं वहाँ पे, या फिर थोड़े बहुत जो हम लोगों के वहाँ पे अगर वाटर पार्क है तो सपोज कि वहाँ पे सर्टन जो प्लेसेस है दोज आर रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रंस फ्रॉम 5 years to 10 or 12 years। उसके बाद के सर्टन जो प्लेसेस है दोज आर रिजर्व्ड फॉर 12 years to 50 years या 60 years तक। और उसके बाद के जो सर्टन है दोज आर बेसिकली रिजर्व्ड फॉर एजेड पॉपुलेशन, है ना, जो बहुत आराम से कोई आराम के जो स्लाइड्स है या कोई आराम के जो प्लेसेस है वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं, जहाँ आराम से बैठ सके, ज़्यादा मेहनत ना हो, ज़्यादा उनके बॉडी पे स्ट्रेस ना आए वैसे। एंड जो मेन जो हम लोगों का एज ग्रुप है, मेन एज ग्रुप जो क्लासिफिकेशन होगा वो किस में होगा, जो अडल्ट मेन पॉपुलेशन है ना, उनके लिए हम लोग के पास सबसे ज़्यादा रेंजेस रहेंगे, वैरायटीज़ रहेंगे, एंड दे आर द वन हु विल बी अटेम्प्टिंग ऑल द मेन जो भी आपके अलग अलग प्लेसेस के ऊपर जो भी स्लाइड्स रहेंगे वो सारे, है ना। तो वो हम लोग का ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन ये वे में हम लोग डिफाइन करेंगे, एंड देन विल सी कि हम लोग के पास सपोज छोटे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं और उनके लिए हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो हम लोग के जो यूज़र्स है या हम लोग के जो विजिटर्स है वो कम हो रहे हैं, लेट्स सपोज। तो वो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, हाउ इज इक्वल इंटरवल क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन GIS, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इफ वी वांट टू शो द नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्टेट नेम्स इन अमेरिका, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कोरोलेट पाथ वी कैन यूज, स्टार्ट काउंटिंग लेटर्स फॉर ईच स्टेट, लाइक ओहियो हैज 4 स्टेट एंड कैलिफोर्निया हैज 10 लेटर्स। तो अभी क्या बोलेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ लेटर इज 4 such as Iowa or Ohio. The maximum number of letter in the state are 14 as North or South Carolina. Carolina. तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनिमम क्या आपका रेंज है, मिनिमम आपके जो स्टेट्स के नाम है वो क्या है, 4 लेटर के, मैक्सिमम जो है वो कितने लेटर के, 14 है। सो नंबर ऑफ क्लासेस इस पे कैटेगराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, 3 क्लासेस में होगा। 3 क्लासेस मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, द रेंज 14 - 4, मतलब आपका जो कैटेगराइजेशन होगा वो क्या होगा, 3 कैटेगरी के हम लोग के पास स्टेट्स आएंगे। फर्स्ट कैटेगरी कौन सा होगा, 4 to 7 वाला, सेकेंड कैटेगरी होगा 8 to 11 वाला, और थर्ड कैटेगरी होगा 12 to 14 वाला। ऐसे 3 कैटेगराइजेशन होंगे। सो अगर एज ग्रुप की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी ये सिमिलर टाइप के 3 कैटेगराइजेशन हम लोग ला सकते हैं। आई होप समझ में आया आपको। सो उसके बेस के ऊपर वी कैन आइडेंटिफाई कि ओके दिस आर द स्टेट जिसके नाम जो है वो 4 to 6 रेंज में है। देखो यहाँ पे वो सारे हैं, सॉरी 4 to 7 वाले यहाँ पे कैटेगराइजेशन आ गया, ये पूरा येलो कलर में। देन 8 to 11 कैटेगरी जो है वो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, 8 to 11 वाले, है ना, वो इतने स्टेट्स हैं। एंड 12 to 14 वाले दिस मेनी स्टेट्स जो हम लोग मरून टाइप कलर में बता रहे हैं। सो एक आपका ब्राउन कलर हो गया, एक येलो हो गया और एक मरून कलर हो गया। सो दिस आर द 3 कैटेगराइजेशन, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मैप बताया हुआ है। एंड अब यहाँ पे हम लोग ये सेम क्लासिफिकेशन जो है स्टेट के लेटर्स छोड़ के अभी हम लोग यहाँ पे ये भी बता सकते, आपने देखा है कि रिसेंट एक स्टडी हुआ है, एंड वो स्टडी आपको यही वे में इंफॉर्मेशन बताता है कि कौन से हम लोगों के कंट्रीज है वर्ल्ड मैप के ऊपर आपको ये बताता है जिसमें एजेड पॉपुलेशन ज़्यादा है, और कौन से कंट्रीज है जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब मोस्ट ऑफ उनके जो पॉपुलेशन है वो अर्निंग एज पे है, मतलब डिपेंडेंट्स कम है। डिपेंडेंट्स मतलब जो स्कूल या 18 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं जो खुद से अर्न नहीं कर सकते, एंड रिटायर्ड पॉपुलेशन, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो अगर कोई एक कंट्री में ये एज ग्रुप वाले अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब उनके यहाँ पे आपको फ्यूचर में जॉब वैकेंसी ज़्यादा मिलेंगे, है ना।
बिकॉज उनको अपने खुद के बिजनेसेस चलाने के लिए एक टाइम पे लोग रिटायर होंगे और बाकी के जो लोग हैं वो स्टडी करते रहेंगे, बच्चे रहेंगे। तो मतलब आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज से जो लोग हैं उनको अपने कंट्री में अलाव करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि टिल 2025 तक बहुत सारे वर्ल्ड के जो मेनली यूरोपियन कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं थोड़े बहुत, सो वहाँ पे एजड पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है और जो वर्किंग पॉपुलेशन जो है उनका रेशियो घटते जा रहा है। So dependent people are more and the working age population is less. Now, if they want to maintain, their GDP and if they want to maintain the economic condition of their country, then they need a more population in the working age. तो अब वो वहाँ पे दे आर एनकरेजिंग पीपल टू गेट मैरिड एंड ज़्यादा से ज़्यादा दे गवर्नमेंट आर एनकरेजिंग देम कि अब देखो कि इंडिया के जैसे नहीं है कि विदाउट प्लानिंग कोई भी यहाँ पे जैसे अगर शादी हो गया तो इट इज़ कंपलसरी कि हाँ आपको बच्चे करने ही है। देर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे ये कंपल्शन नहीं है। बिफोर द बेबी बॉर्न्स आपको बहुत सारे प्लानिंग करने रहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करने रहते हैं। विदाउट प्लानिंग आप वहाँ पे एक अगर आपका फैमिली में अगर एक थर्ड मेंबर आ रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो उसके पहले आपको एक पूरा घर लेना रहता है, एक अलग से उसके लिए रूम रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये सारे बेसिक नेसेसिटी होते हैं, उसके बाद में ही आप प्लानिंग कर सकते हैं। सो अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट आर सपोर्टिंग देम, गवर्नमेंट आर पेइंग कि ओके चलो आप प्लान कर रहे हो, विल पे फॉर दैट बेबी, हम लोग उनका आधा एक्सपेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। सो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहे हैं सो दैट अभी अगर हम लोग इंडिया से या चाइना से पॉपुलेशन वहाँ पे ला रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन बाद में हम लोग अपने खुद के पॉपुलेशन को ही वहाँ पे जॉब दे सके, है ना, इसके लिए दे आर प्लानिंग नाउ। और ये फ्यूचर से ही होता है। आप देखो कि चाइना के अंदर उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो किया था। वन चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि आपका फैमिली में, और ये इंडिया के जैसा नहीं है। इंडिया में आपने देखा रहेगा कि एक टाइम पे हम लोग आई मीन अभी भी हम लोग बहुत बार बताते हैं छोटे फैमिलीज अच्छे फैमिली, हम दो हमारे दो, ऐसा आपने फैमिली प्लानिंग वाले एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे जगह पे देखे रहेंगे। लेकिन ये जो प्लेसेस है वहीं पे कोई ऐसे सारे रूल्स मानते नहीं है। एंड स्टिल एट मैनी प्लेसेस यू विल फाइंड कि एक एक फैमिली में 4 5 6 8 आज के टाइम पे भी ये होता है, इतना बड़ा फैमिली होता है। एंड वो जो उनका एक जो थिंकिंग है आप उसको बदल नहीं सकते कि भाई भगवान का प्रसाद है ना, नहीं बोलना चाहिए। अब भाई वो प्रसाद नहीं है, वो उनको समझ में आना चाहिए, वो नहीं समझते, है ना। और हम लोग समाज उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि लिटरेसी रेशियो कम है। सो आप देखो कि जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है, लाइक वी हैव साउथ इंडियन स्टेट्स, लिटरेसी जितना बढ़ते जा रहा है वहाँ पे पॉपुलेशन उतना कंट्रोल में आ रहा है, लोग समझ के अपना फैमिली को कंट्रोल में रखते हैं। एंड जहाँ पे लिटरेसी कम है, लाइक वी हैव एमपी यूपी बिहार, आप वहाँ पे रूरल एरिया में जाओ, हर एक घर में आपको भर भर के बच्चे मिलेंगे, हर साल एक बच्चा, हर साल एक बच्चा। सो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वहाँ पे अगर आप देखेंगे सो वहाँ पे आपको 10 अलग अलग प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं। एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, जॉब आप अगर पढ़े लिखे भी है तो आपके पास ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है ना। एंड पीपल आर रेडी टू वर्क एट एनी प्लेस कि भाई जॉब दे दो। एंड उसी के सामने आप अगर साउथ इंडिया देखेंगे तो हर एक फैमिली इनकम आपको स्टेबल मिलेगा, आपको अच्छा जॉब मिल रहा है, आपके पास इनफ सेविंग्स है फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए, और आप एक अच्छा लाइफ यहाँ पे जी सकते हैं। आपके पास अगर इनफ इनकम है तो आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। तो लाइफस्टाइल जो है वो क्लास ऑफ लिविंग जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है एंड एक प्लेस पे वो कम होते जा रहा है। सो हम लोग अभी ये जो इक्वल इंटरवल क्लासिफिकेशन है ना, उससे यही फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं कि ये इक्वल इंटरवल पे आप देखो कि हम लोगों ने साउथ इंडियन स्टेट्स को भी उतना ही टाइम दिया था जितना हम लोगों ने जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो है उनको टाइम दिया था। साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो उन्होंने प्रॉपरली समझ लिया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप केरला, कर्नाटक, यहाँ पे देखो कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कितना बढ़ गया। आई मीन आप वहाँ पे कॉलेजेस देखेंगे, दूसरे सर्टन फैसिलिटीज़ अगर देखेंगे तो वो आपको दिल्ली मुंबई से भी और बेटर मिल रहा है टाइम टू टाइम। सो आप देखो कि उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ते जा रहा है और हम लोगों का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और वो कॉम्प्रोमाइज़ होने का मेन पर्पस क्या है कि लिटरेसी रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बढ़ रहा है और हम लोग के यहाँ पे कम हो रहा है।
अब मुंबई और दिल्ली में आप देखो अभी भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है, लेकिन अगर आप जो मेन एमपी यूपी बिहार ये वाले अगर स्टेट्स पे जाएंगे, झारखंड है, देन अगेन ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये सेम जो एजुकेशनल लेवल है वो वापस हायर मिलता है। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखे, एंड उसी के बेस के ऊपर आप देखो कि लॉकडाउन में अगेन गवर्नमेंट साइड से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स चल रहे थे, जहाँ पे आशा वर्कर्स जाके वापस ये लोगों के को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आपको ऐसे वे में पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, फैमिली कंट्रोल करना है। आई मीन कोरोना के जगह पे हम लोग के मैटरनिटी हॉस्पिटल्स भर रहे थे, है ना, कोरोना पेशेंट्स को छोड़ के। तो इसके लिए हम लोगों ने वापस ये क्लासिफिकेशन समझे, और वो क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे हम लोगों को ये फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को वापस समझाने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे अगेन ये इक्वल इंटरवल क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन, क्वांटाइल और इक्वल फ्रीक्वेंसी टेक्निक। अब इक्वल फ्रीक्वेंसी टेक्निक में हम लोगों को यहाँ पे देखो क्या बोला है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ईच क्लास कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ फीचर्स, quantile assigns the same number of data values to each class, there are no empty class or classes with too few or too many values। जैसे यहाँ पे बोला if we want to show the ranking of areas for each state, जैसे इंडिया में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने क्या बोला कि हम लोग अगर रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द लिटरेसी लेवल, सो वहां पे आप देखो कि इक्वल इंटरवल पे हम लोगों ने क्या बोला, रैंक स्टेट साइज in 5 even classes, each class contains 10 states and their areas over choropleth ranks state size so that the total number of feature in each class are equal। so जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट साइड से इक्वल, सॉरी, व्हाट वी आर सेइंग कि गवर्नमेंट साइड से इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल बजट पास हुआ था फॉर साउथ इंडिया एज वेल एज फॉर नॉर्थ इंडिया, ठीक है, जहाँ पे हम लोग लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहे थे। अब साउथ इंडिया यूटिलाइज्ड इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, दे इम्प्रूव्ड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, एंड एज वेल एज फैमिली इनकम्स जो है वो बढ़ गए। अब देखो कि अगर फैमिली इनकम्स जो है, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो फैमिली इनकम जो है वो आपका कम होते जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा अमंग द फैमिली मेंबर्स। एंड अगर फैमिली मेंबर्स अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो आप हर एक के पास स्पेंड करने के लिए, एक अच्छा लाइफ स्पेंड करने के लिए, या आपके जो भी नेसेसिटीज़ है वो कंप्लीट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग यही बता रहे हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट विल हैव ऑल 10 लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, या फिर हम लोग बता रहे हैं कि ओके हम लोग इंडिया की अगर बात करेंगे तो हम लोग टॉप ऐसे 5 या 10 स्टेट सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड लिटरेसी रेट जो है वो कम है, एंड देन हम लोग 10 अलग दूसरे स्टेट्स फाइंड करेंगे जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है, एंड वो दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कि जैसे अगर मैं बता नाउ इट इज़ नॉट लाइक कि साउथ इंडियन स्टेट्स आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स ओनली दे वेर लाइक फॉलोइंग ऑल दिस मेजर्स एंड उनके पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में थे, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आफ्टर 1970s और 80s से they tried following this measure very strictly, and as a result we can find the same results are now visible in Karnataka and Kerala, especially in Kerala। so आप देखो कि वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो 90% से ज़्यादा है, मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। so these are the main benefits why we can say कि few states are improving exponentially in a excellent manner, and few states are working very 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 poorly because the population is increasing, burden of the burden on the government is increasing। now the government, the subsidy which is provided by the government वो इतने बड़े फैमिली में कहीं पे हेल्प ही नहीं कर रहा है, and when we have a small family and some help which is provided from the government side will help you in a better way, and वो small family में दिखाई देता है। so still in the places like we have MP, UP, Bihar where government are investing so huge amount, and still families are not in a the family planning is still not in a control, subsidies are not enough for them, एंड लिटरेसी इज नॉट आई मीन अब देखो अब वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी अगर आप देखेंगे
the people who are passed out or graduated from MP, UP, Bihar, and the same people who are graduated from Kerala or Karnataka, you can just find out the difference, level of difference between the knowledge difference, as well as the way they tackle some problems or situation. Like suppose if there is a MBBS graduated pass out from Kerala, and same one student who is graduated or cleared the MBBS exam from MP, UP or Bihar, you can easily find out the difference from the way they treat their patients. So यहाँ पे हम लोग वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. आप देखो कि आपने न्यूज में भी सुना रहेगा, द न्यूज वे कमिंग लाइक जोला छाप डॉक्टर्स आर इंक्रीजिंग इन सच स्टेट्स. दो द मेन रीजन इज लाइक we don't find a quality education at school level, and if the quality education is not provided at the school level, then it gets very difficult to clear those medical entrance exams at 11th and 12th level. And now the bribe is the only way. Now why people are accepting the bribes? Because we have a big family, and the main salary is not enough for to satisfy their needs, the basic necessity of their family. So now bribe become one of the main source for them. बराबर है. So now to handle and to fulfill the needs of the big family, we supposed to accept the bribe. That is the only way left for them. So अब क्या हो गया? Bribe became a culture then. So if you want to clear any exam, you pay some bribe. If you want to if you want some jobs in government field, pay a bribe. And वो जो bribe है, that will satisfy the needs of many family. गेटिंग. सो अब देखो कि यहाँ पे हम लोग वो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, एंड उसी के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है. सो GIS इज मेनली हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. आप अगर बड़े न्यूज आर्टिकल्स अगर देखेंगे, इफ यू फाइंड इट इन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया, सो वहाँ पे वन और दी अदर प्लेसेस यू विल फाइंड सच क्लासिफिकेशंस आर प्रोवाइडेड विथ सम और दी अदर प्रॉपर प्रूफ, लाइक जैसा हम लोग BI में अप्लाई करते हैं, प्रॉपर एल्गोरिदम which is basically help to analyze the actual situation, why the situation is worsening in such states and why the situation is getting better and better in South Indian states. So यहाँ पे again we can classify some states based on the number of letters. Equal interval, as you can see, class 1 we have 4 to 7, 113 have 4 to 7 letters. Then again, so ये way में we can classify how many countries are there जिनके letters 4 to 7 letters में है. Then how many countries are there जिनके letters 12 to 15 है, 16 to 19 है, and there are few countries जिनके नाम ही बहुत बड़े. So approx how many countries are there जिनके बहुत छोटे छोटे नाम है. सो ये तो सिंपल हो गया. अब देखो कि हम लोगों को मेन जो फोकस करना रहता है, ये तो आपका एंटार्क्टिका वाला पार्ट है, ये छोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना. आपके जो मेन एनालिसिस जो अप्लाई होंगे वो कहाँ पे अप्लाई होंगे? ये आपके जो मेन बड़े कंट्रीज है, मेन जो बड़े कॉन्टिनेंट्स है, लाइक वन इज द कंप्लीट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो मेन एनालिसिस अप्लाई होता है वो यहाँ पे होगा. देन नेक्स्ट इज ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, जिसमें कनाडा भी आ गया, अमेरिका भी आ गया. देन ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, जिसमें बहुत सारे आपके कंट्री आ गए. अब हियर वी आर एक्चुअली क्लासीफाइंग कि यहाँ पे आपके सर्टन कंट्रीज है विच आर एक्चुअली रिच. ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज टैक्स हेवन कंट्रीज. अगर आप न्यूज़ में या कहीं पे देखा रहेगा, पनामा सिटी जो है, पनामा जो है, दिस प्लेस बिलोंग्स टू हियर ओनली, यहाँ पे पनामा आता है, which is a tax heaven. So India से, अमेरिका से, there are many big businessmen and politicians who are putting their money here. So एक एक we can say कि एक shell companies जो बनाता है वो यहाँ पे बन रहा है. So we have actually identified, we have categorized how many tax haven places are there. एंड आपने अगर सुना रहेगा विकिलीक्स पे, ऑल द इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड विद दिस मैप्स, क्योंकि कौन से कंट्री से सबसे ज़्यादा टैक्स हेवन प्लेसेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है. शेल कंपनीज बनते हैं, शेल कंपनीज मतलब फेक कंपनीज बनते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है. देन दे बेसिकली ट्राई टू शो कि ओके यहाँ से हम लोगों ने इंडिया से वी हैव इन्वेस्टेड दिस मच मनी
एंड इसमें यहाँ पे इतना प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को, एंड यहाँ पे इतना लॉस हुआ, एंड एज अ रिजल्ट वो सेम पैसा जो है वो घूम के इंडिया में ब्लैक का वाइट होके आ जाएगा. सो दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, उसके लिए अलग से क्लासिफिकेशन किए हुए हैं. गवर्नमेंट इज ऑलरेडी एनालाइजिंग, वर्किंग ऑन दैट. आपने बहुत बार वो बीच में न्यूज़ में मोदी, नरेंद्र मोदी जो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर, उनके साइड से सुना रहेगा कि वी आर ट्राइंग टू गेट द ब्लैक मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो वहाँ पे इंडिया का जो ब्लैक मनी वहाँ पे गया उसको हम लोग वापस लाने का ट्राई कर रहे हैं. सो दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड सच मैप फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्सेस, ओके, जिसपे ये सिमिलर वे में क्लासिफिकेशन हुआ था. इक्वल क्लासिफिकेशन अगेन 4 to 6. अब देखो हम लोगों ने क्या किया, इक्वल क्लासिफिकेशन मीन्स 4 to 6, 6 to 8, 7 to 8, 9 to 11 एंड 12 to 24. सो दिस आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस. ऑन एन एवरेज हम लोग यहाँ पे इक्वल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. सो इक्वल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, एज यू कैन सी 56 कंट्रीज है, 4 to 5 और 6 लेटर, 38 ये वाले कंट्रीज है. वी कैन डिवाइड कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर लैंड मासेस एज वेल, लाइक वी हैव यूएसए. सो अब यहाँ पे हम लोग उसको अमेरिका कंसिडर कर रहे हैं, दिस पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट ऑफ अमेरिका, बीच में कनाडा हो गया आपका. सो अब यहाँ पे ये और ये दो प्लेसेस जो है इसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. देन वी हैव अ ह्यूज लैंड मास ऑफ रशिया. सो देन वी हैव अ स्मॉल, हियर वी हैव चाइना. देन यहाँ पे आपके पास इंडिया है, नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया. सो अब यहाँ पे हम लोग लैंड मासेस के बेस के ऊपर भी हम लोग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लैंड मास. और आपने देखा रहेगा कि वी हैव स्टार्टेड वन पैटर्न जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ओके, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी. सो रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सपोज वी हैव इक्वेटर विच इज पासिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, इक्वेटर लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम हियर. तो इंडिया जो है वो इक्वेटर पे नहीं आ रहा है. देन वी हैव यहाँ पे आपका आएगा कैंसर एंड कैप्रिकॉन, है ना. सो उसके बीच में आपका इंडिया आ रहा है. तो अभी मैक्सिमम जो सनलाइट है वो कौन से कंट्रीज पे आ रहा है, अगर मैं आपको मैप बता दूं, प्लेसेस, एज यू कैन सी वी हैव अ प्लेसेस लाइक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे okay, so as you can see here we have this is the center, that is equator. इक्वेटर के ऊपर अगर आप देखेंगे वी हैव कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ईयर वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ. एंड वहाँ पे अगर आप देखेंगे सो इंडिया के एग्जैक्ट मिडल में से गुजरात के साइड से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का लाइन जो है वो पास हो रहा है ना. इफ़ यू कैन नोटिस इन दिस डायग्राम, या कोई दूसरा हम लोग अगर इमेज देखें, as you can see it is given here as well कि which are the country which are on the equator and which are the country which are there on tropic of Capricorn and tropic of Cancer. So ये जो countries है इनके पास सबसे ज़्यादा sunlight आ रहा है. So अगर आपको population अगर pollution अगर control में करना है then we supposed to, मैंने आपके साथ ब्राउज़र शेयर किया था ना guys. So as you can see we have the classification which is provided here. This is the only diagram. तो we have tropic of Cancer and tropic of Capricorn, इक्वेटर है, और उनके बीच में कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, तो उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है. द अग्रीमेंट इज लाइक कि जहाँ पे हम लोग बताने की ट्राई कर रहे हैं उनको कि ओके दिस आर द प्लेसेस जहाँ पे हम लोग सनलाइट सबसे ज़्यादा आ रहा है, एंड उसके बेस के ऊपर वी कैन से कि ओके कौन से कंट्रीज़ जो है वो हम लोग का सोलर मिशन जो है या रिन्यूएबल एनर्जी मिशन जो है उसमें हेल्प कर सकता है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यही वे में कोई आपको अगेन क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं. नाउ ओवरले फंक्शंस, व्हाट वी मीन बाय दिस. तो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ओवरले फंक्शन. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो एज यू कैन सी ओवरले में क्या होता है. दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ओवरले ऑपरेटर्स, जहाँ पे हम लोग कोई डिवीजन बता रहे हैं, और डिवीजन जो हो रहा है वो वेक्टर बेसिस पे हो रहा है. वेक्टर बेसिस मतलब यहाँ पे हम लोग रोज एंड कॉलम्स जो है लाइक दिस, वी डोंट हैव एनी रोज एंड कॉलम्स लाइक दिस.
जहाँ पे हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट डिवीजन बता रहे हैं हम लोग, रिमेंबर, है ना, ये नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरले कंबाइनिंग टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू स्पेशल डेटा लेयर एंड प्रोड्यूसिंग अ थर्ड फ्रॉम देम, लाइक एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव वेक्टर डेटा लेयर A1 A2 एंड उस पे से हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग के पास देखो वी हैव वेक्टर डेटा लेयर A एंड B एंड उसके बेस के ऊपर वी आर प्रोड्यूसिंग वेक्टर डेटा लेयर C, जहाँ पे हम लोग डिवीजन बता रहे हैं। नाउ हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग दैट डिवीजन, लाइक ये जो यहाँ पे A1 एंड A2 है, ये लाइन यहाँ पे आ गया देखो, देन वेक्टर लेयर B2 था, B1 B2 B3 B4 था, उसके डिविजन्स जो है वो यहाँ पे आपके आ गए। सो अभी आपके C के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ गए। कैसे वैल्यूज आ गए, लाइक B1 में यहाँ से अगर आप देखेंगे दिस टू पार्ट आर डिवाइडेड लाइक दिस, है ना। सो B1 यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे हम लोग के पास B2 आ गया, देन आई कैन से दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, देन ये फिफ्थ हो सकता है हम लोगों का इंस्टेड ऑफ B3 एंड दिस इज गोइंग टू बी सिक्स्थ या सेवेंथ, जो भी आप नंबर सीक्वेंस बताया। सेम यहाँ पे देखो हुआ है A एंड B दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे वी हैव 1 देन 2 देन वी हैव 3 4 5 एंड 6, दिस आर द 6 पॉइंट्स। तो हम लोगों ने क्या किया, नया कैटेगराइजेशन कर दिया। सो आप देखो कि जैसे ये कैटेगराइजेशन अब काम कहाँ पे आएगा, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। यहाँ पे देखो वी हैव डिफरेंट स्टेट्स विच आर बेसिकली डिवाइडेड, लाइक आंध्र प्रदेश जो है, नाउ इट इज बेसिकली डिवाइडेड इन मल्टीपल पार्ट्स, है ना। एक में आपके तेलंगाना आ गया, एक में आंध्र प्रदेश आ गया, एंड द कैपिटल विच वाज प्रीवियसली कॉमन फॉर बोथ द स्टेट्स, अब वो कैपिटल जो है वो भी चेंज हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मल्टीपल स्टेट्स जो धीरे धीरे जो है वो डिवाइड हो रहा है, और ये जो डिवीजन आ रहा है लाइक उत्तर प्रदेश है, सो उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे बिहार में वहाँ पे डिवीजन आ गया, देन यहाँ पे महाराष्ट्र एंड MP या फिर महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, ये दोनों के बीच में जो वाटर है उसके लेके डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। सो ये क्या बता रहे हैं हम लोग, कहीं कहीं पे कोई स्टेट्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ JNK। सो पहले JNK एक पूरा कंप्लीट था, अब हम लोगों ने क्या किया, एक जो यहाँ पे हम लोग के पास लद्दाख जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया हम लोगों ने, एंड JNK को एक अलग से हम लोगों ने एक स्टेट डिक्लेयर किया है, बराबर है, जो सेंटर के साइड से कंट्रोल हो गया। सो दोज आर द डिविजन। सो ये डिवीजन के लिए अगेन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो ओवरले वाला टेक्निक जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे, रिमेंबर, ठीक है। दिस टेक्निक्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू स्पेशल डेटा लेयर एंड प्रोड्यूसिंग अ थर्ड फॉर्म ऑफ देम, then a binary operator that we are discussed known as a special overlay operator. Standard overlay operator takes two input data layer and assume them as a georeferenced in the same system and overlap in the study area. तो क्या करेगा, अभी हम लोगों को दो स्टेट्स को डिवाइड करना है, तो उसमें कौन से एरियाज जो है वो आपस में डिवाइड होंगे, दो कंट्रीज को डिवाइड करना है ना। तो वो डिवीजन कैसे होगा, जैसे आप देखो कि इंडिया एंड बांग्लादेश, ये दोनों के बीच में बहुत सालों तक सर्टन एरियाज जो है वो इंडियन टेरिटरी में थे which belongs to Bangladesh, and some areas were in Bangladesh territory which belong to India. छोटे छोटे टुकड़े थे वहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि दे आर नॉट कमिंग इन इंडियाज एक्चुअल बाउंड्री, डायरेक्टली हम लोग उनको कोई बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे थे, राइट। सो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो कि दिस इज द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे ये बांग्लादेश है, बराबर है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज बांग्लादेश। सो अब पहले क्या था कि यहाँ पे ये जो टेरिटरी है, ये दो तीन टेरिटरी जो इंडिया के बॉर्डर में यहाँ पे है, दिस बिलोंग टू बांग्लादेश, ओके, एंड सम एरियाज इन बांग्लादेश टेरिटरी, मतलब ये छोटे छोटे विलेजेस थे। अब ये जो विलेजेस है ना, ये अभी इंडिया को बिलोंग कर रहे थे, एंड अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि दोनों कंट्री के बीच में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अभी अगर यहाँ पे इंडियन लोग जो है वो बिना पासपोर्ट इंडिया के टेरिटरी में होने के बाद भी दे कैन नॉट डायरेक्टली ट्रैवल टू इंडिया, इनको आधार कार्ड नहीं मिल रहा था, मतलब
दोनों में ये जो डिस्प्यूट था दोनों कंट्री में, वो हम लोगों ने फाइनली सेटल किया। तो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई ये देखो, ये हम लोग का बॉर्डर है दोनों कंट्री के बीच में, तो अब ये साइड पे जो भी गांव आ रहे हैं, ये साइड पे जो भी एरियाज आ रहे हैं वो इंडिया में ही आने दो, और ये साइड पे जो भी एरिया आ रहा है वो बांग्लादेश में जाने दो। तो ये हिसाब से दोनों कंट्री के बीच में डिवीजन हुआ। तो अब हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया कि कौन से एरियाज इंडिया में आने चाहिए, कौन से वहाँ पे जाने चाहिए, और कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ के लोगों को आज भी राशन कार्ड नहीं मिला है, लाइट नहीं मिला है, पैन कार्ड नहीं है उनके पास, इंडियन सिटीजन होने के बाद भी। सो वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और उसके हिसाब से वी हैव डिफाइंड द एक्चुअल अग्रीमेंट कि दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे होगा। तो फॉर दैट रीजन वी यूज दिस ओवरले फंक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ ओवरले फंक्शन इज टू कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम लोकेशन इन बोथ डेटा लेयर्स एंड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट फॉर ईच लोकेशन इन अ आउटपुट डेटा लेयर। सो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, द स्पेसिफिक रिजल्ट टू प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय द यूजर, इट माइट इन्वॉल्व कैलकुलेशन, सम अदर लॉजिकल फंक्शन टू बी अप्लाइड टू एवरी एरिया और अ लोकेशन। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, रास्टर डेटा का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे, रास्टर डेटा का बाद में फाइनली। अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन बॉर्डर जो है उसके अंदर जो भी अगर विलेजेस आ रहे हैं, जो भी एरियाज आ रहे हैं, वो आपका टेरिटरी था, लेकिन नाउ इट बिलोंग्स टू इंडिया, ये हम लोग अग्रीमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे रास्टर मतलब कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, वी कैन डायरेक्टली वर्क ऑन वेक्टर डेटा, क्योंकि मुझे एक्जैक्टली पता है विच इज द मेन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। Getting. So in raster, the comparison are carried out between pairs of cells, one from each input raster. लेकिन वेक्टर में क्या होगा, सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन कंपेयरिंग द लोकेशन बट अंडरलाइंग कंप्यूटेशंस। सो यहाँ पे आप देखो ये कोई प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वी हैव अप्लाइड 3 थिंग्स हियर। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले इंडिया, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज इंडिया A1 एंड A2 क्या है, बांग्लादेश है। देन उसके अंदर हम लोगों ने बोला दिस आर द कॉमन एरियाज जो दोनों के बॉर्डर के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या सर्टन एरियाज जो है वो इंडिया को बिलोंग कर रहे हैं, सर्टन एरियाज जो है बांग्लादेश को बिलोंग कर रहे हैं। सो हम लोगों ने क्या किया, ये डिवीजन कर दिया, एंड वो डिवीजन में अब हम लोगों के बॉर्डर में जो एरियाज आ रहे हैं दैट बिलोंग टू इंडिया, एंड उनके बॉर्डर में जो रीजन्स आ रहे हैं दैट बिलोंग्स टू बांग्लादेश। दिस इज द सेम, बहुत सिंपल एक पैटर्न हुआ है। दिस इज द वन ऑफ द मेन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आज के टाइम पे हम लोगों ने फॉलो किया है। ओनली आपने देखा रहेगा बिफोर 3-4 ईयर्स ओनली ये हुआ है, ये अग्रीमेंट हुआ है। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पॉलीगॉन ओवरले में वी हैव अप्लाइड थ्री ऑपरेटर्स, एक इंटरसेक्शन, एक क्लिपिंग एंड एक ओवरराइड। तो ओवरराइड का मतलब क्या है, एक ही बॉर्डर के ऊपर एक ही बॉर्डर में 2 एरियाज ओवरलैप हो रहे थे, तो उसको हम लोगों ने हटा दिया, है ना। और जिनके बॉर्डर में वो बॉर्डर से वो एरिया चालू हो रहा है तो दैट बिलोंग्स टू दैट कंट्री, और हम लोग के बॉर्डर से चालू हो रहा है दैट बिलोंग्स टू अस। अब देखो इंडिया चाइना के बीच में भी ये सेम प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी हम लोग यही बताने का ट्राई कर रहे हैं। सो दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रहा है उनका मेन रीजन यही है, गेटिंग, कि पहले हम लोगों ने प्रॉपर बॉर्डर डिफाइन नहीं किया था। तो अब हम लोगों ने, अब स्टार्टिंग में क्या था, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है वो सिर्फ इंडिया और चाइना या इंडिया पाकिस्तान ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरीज थे ना वहाँ पे ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स आज भी चल रहे हैं, जैसे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अभी भी चल रहे थे। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जो मैप बनाया था ना तो वो बेवकूफ़ थे सीरियसली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंडिया का जो मैप है उसके ऊपर डायरेक्टली, आपने अगर सर्टन मूवीज़ भी देखे रहेंगे आजकल बॉलीवुड क्या है, तो दे जस्ट डायरेक्टली ड्रॉ अ लाइन कि ओके यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ से ये इंडिया होगा, दिस इज़ द पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया है। अब आप देखो कि भाई कोई एक गांव के बीच में से लाइन अगर जा रहा है, सो योर लाइन शुड बी अ टिल्टेड वन, कि यहाँ से यहाँ पे होगा, ये बॉर्डर यहाँ पे होगा, ये गांव अगर पूरा है तो यहाँ पे ही होना चाहिए। अब उन्होंने जो बॉर्डर बनाया वो ऐसा हो गया कि मेरा घर यहाँ पे और मेरा जो जमीन जिस पे मैं खेती कर रहा था वो पाकिस्तान में चले गया। नाउ माई हाउस इज इन इंडिया। बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हो गए थे, आपने बहुत सारे मूवीज में भी देखा था। सो यही सेम प्रॉब्लम जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर जो बना है उसमें भी हुआ है, मैकमोहन लाइन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि ये जो लाइन है ना ये भी ऐसे रैंडम बेवकूफ के जैसा बनाया था। नाउ चाइना इज लाइक कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस लाइन, and India is like कि we are following this line from the years and years, so we should stick to this line only for our border disputes। so अब वो लोग ये बात कर रहे हैं, और वो टाइम पे ये जो था ये पेपर पे लाइन बनाया था।
एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स फॉलो नहीं किए थे, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग आज के टाइम पे फॉलो करते हैं। एंड अगर ये आज के टाइम पे ये टेक्निक अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आपको कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट, सेल्स टू सेल्स आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ से कितने किलोमीटर एरिया कौन से कंट्री में आएगा। सो पहले वो जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको अभी हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। सो वर्ल्ड की बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी यही सेम तकलीफ है। जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरी था, जब भी वो उन्होंने वो टेरिटरीज छोड़ दिए, उन्होंने बेवकूफ़ों की जैसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो कि जो पर्सन यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन करने आया था, उसको 1 हफ्ते का 10 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया था कि भाई आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में आप जाके डिवीजन करो और ख़त्म करो, हम लोगों को इंडिया से जाना है। वो इतने जल्दी में थे। अब आप देखो कि कोई एक पर्सन अगर 1 हफ्ता ही उसको अगर मिल रहा है और इतना बड़ा कंट्री को डिवाइड करना है, जिसमें जो ब्रिटिशर्स के पास जो कंट्री था उसमें पाकिस्तान, अभी का पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे इन्वॉल्व थे। गेटिंग? सो अब अगर इतने सारे कंट्रीज को अगर आपको साथ में डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड इट? हम लोग डिवीजन इतना इजी हो ही नहीं सकता है। सो वो पर्सन को जितना समझा उतना वो लाइन ड्रॉ करके चले गया, और वो लाइन को फॉलो करते करते इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतने सारे वॉर्स हो गए। सो यहाँ पे देखो, ये पॉलीगन इंटरेक्शन जो है इसके लिए बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड ओवरलैप ऑपरेटर फॉर 2 लेयर्स ऑफ द पॉलीगॉन, जहाँ पे पॉलीगॉन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं ये समझो, जिससे अगर ऐसे कोई जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो ना हो। सो ओवरले ऑपरेशंस आपको देखना है। नाउ 2 पॉलीगॉन लेयर्स वी हैव A and B, प्रोड्यूस अ न्यू पॉलीगॉन लेयर associated with them that contains all the intersection polygons of A and B, and this output table will only contain 1 tuple for each intersection polygon। तो इससे हम लोग का एरिया डिवाइड हो गया, बॉर्डर डिवाइड हो गया, और वो एरिया के अंदर क्या चीज़ें आ रहे थे वो डिवाइड हो गए। सो अब यही प्रॉब्लम सेम यहाँ पे हुआ था। गेटिंग? सो अभी अगर हम लोग आज के टेक्निक के हिसाब से अगर बॉर्डर अगर फॉलो करते थे तो आपको पता चलता था कि बहुत सारे इंडिया के पंजाब के बॉर्डर्स, गांव, जो विलेजेस जो बहुत सारे पाकिस्तान में डायरेक्ट चले गए, या पाकिस्तान के बहुत सारे यहाँ पे आ गए। सो आप देखो कि बहुत सारे प्लेसेस पे ऐसे ही हुआ है कि हम लोगों का इंडियंस विलेजेस कोई थे, उनके मंदिर वहाँ पे चले गए। किसी के तो घर ही आप बीच में से डिवाइड हो गया था, आधा घर इंडिया में, आधा घर पाकिस्तान में। हाउ कैन यू डू दैट? है ना? सो पॉलीगॉन क्लिपिंग जो हम लोगों ने सीजी में पढ़ा था, वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा पॉलीगॉन क्लिपिंग का, कि आपका कौन सा पार्ट आ रहा है, कहाँ से हम लोग कौन सा पार्ट जो है वो यहाँ पे रखेंगे, कौन सा पार्ट यहाँ पे हम लोग नहीं रखेंगे, है ना? ये सारे पॉइंट्स आएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन पॉलीगॉन क्लिपिंग, इट टेक्स पॉलीगॉन डेटा लेयर एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स स्पेशियल एक्सटेंशन। अब स्पेशियल एक्सटेंशन मतलब कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल वैल्यू वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव जनरलाइज्ड आउटर बॉर्डर, है ना? सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, हम लोगों ने एक एरिया डिफाइन किया, देन उसको देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिप किया हुआ है, एंड वो क्लिपिंग के बाद में ये फाइनल आपको आउटपुट मिल रहा है। हम लोग का कोई एक एरिया है, उसके ऊपर हम लोग ये अपना एरियाज डिफाइन करने की ट्राई कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्लिप किया, दिस इज द आउटर फाइनल आउटपुट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव जनरलाइज्ड आउटर बाउंड्री ऑब्टेन फ्रॉम द ऑल सिलेक्टेड पॉलीगॉन्स इन अ सेकेंड इनपुट लेयर। तो सेकेंड इनपुट लेयर में कौन से एरियाज हम लोगों ने सिलेक्ट किए, वो हम लोगों का बॉर्डर या हम लोगों का बाउंड्री होना चाहिए, जो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो पॉलीगॉन है उसमें बताया हुआ है, एज यू कैन सी इन दिस पार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने जो बताया हुआ है ये वाला पार्ट में। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीगॉन क्लिप ओवरले क्लिप डाउन द लेफ्ट हैंड पॉलीगॉन लेयर टू जनरलाइज द स्पेशल एक्सटेंट। सो ये वाला पैटर्न फॉलो करके हम लोगों ने ये वाला जो मैप है इसको क्लिप करके फाइनली हम लोगों का ये फाइनल मैप बन गया, ये आपका पॉलीगॉन है। ओवरराइट का मतलब क्या है, ये हम लोगों का एक कंट्री है, बराबर है, जिसमें से हम लोग इतना पार्टीशन कर रहे हैं। अब उतना पार्टीशन आपको ये कंट्री पे बताना है, तो इसमें के बहुत सारे एरियाज जो हम लोग के पास आ जाएंगे, है ना? सो सेम चीज यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देखो जहाँ पे हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट्स बताया। सो ऐसा ही जो प्रॉब्लम है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में था, जो हम लोगों ने सेटल कर दिया कि एग्जैक्टली इंडिया के बॉर्डर के बीच में ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन्स या एरियाज थे विच बिलोंग्स टू बांग्लादेश। ओके, एंड बांग्लादेश में कोई एरियाज थे विच बिलोंग टू इंडिया। अब दोनों कंट्रीज के बीच में वो सेटल नहीं हो रहा था सालों से, तो वो जो लोग थे उनको कोई भी गवर्नमेंट के साइड से जो बेसिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा था। एंड फॉर दैट रीजन हम लोगों ने GIS सॉफ्टवेयर का हेल्प ले सकते हैं टू सॉल्व सच बॉर्डर डिस्प्यूट्स।
सो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है सबको. यस सर. हाँ सर. ओके, ठीक. नाउ वेक्टर ओवरले ऑपरेटर. नाउ रिमेंबर वेक्टर मतलब डायरेक्ट एरियाज, यहाँ पे डायरेक्ट पॉलीगॉन्स हम लोग बता रहे हैं. कहीं पे भी आपको देखो जो हम लोगों के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो वैल्यूज नहीं आ रहे हैं. डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एरिया बता रहे हैं और वो एरिया को हम लोग यहाँ पे क्लिप कर रहे हैं. अब वो कौन से एरिया कहाँ तक क्लिप होंगे वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, है ना. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रास्टर ओवरले ऑपरेटर. अब जब हम लोगों ने पॉलीगॉन क्लिप कर दिया तब रास्टर ऑपरेटर जो है वो पिक्चर में आएगा, जहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू बताएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा पॉलीगॉन कितने कोऑर्डिनेट्स पे आ रहा है और कौन सा दूसरा पॉलीगॉन कौन से कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, जिसके बेस के ऊपर हम लोग वहाँ पे जो पॉलीगॉन्स है वो क्लिप करेंगे, एरियाज जो है वो क्लिप करेंगे और जो डिवीजन है वो होगा. सो वेक्टर ओवरले ऑपरेटर आर यूजफुल, बट जब जियोमेट्रिकली बात अगर होगा, मतलब मैं इन जनरल बताने के लिए मैं बता सकता हूँ कि ओके ये एरिया हम लोग यहाँ से क्लिप करेंगे, इतना एरिया ये कंट्री में जाएगा, इतना एरिया ये कंट्री में जाएगा. लेकिन जियोमेट्रिकली ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये इतना इजी नहीं रहता है कि आप देखो कि आपको एग्जैक्टली बताना है कि ओके इतने किलोमीटर से ये कंट्री का बॉर्डर या ये स्टेट का बॉर्डर चालू होगा, इतने किलोमीटर से ये स्टेट का बॉर्डर चालू होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू डिवाइड, जैसे आंध्र प्रदेश गॉट डिवाइडेड इन 2 स्टेट्स, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, बराबर है. अब थोड़े टाइम तक दोनों का जो कैपिटल है वो सेम था, हैदराबाद. बट देन दे मॉडिफाइड देयर कैपिटल कि अगर मेरा स्टेट है तो मेरे स्टेट के अंदर जो सिटी रहेगा दैट शुड बी माई कैपिटल, है ना. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये जो डिवीजन है ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. क्यों? बिकॉज सपोज अगर रिवर पास हो रहा है तो आप देखो इंडिया और चाइना के बीच में रिवर पास हो रहा है. तो अगर हम लोगों ने डिवीजन किया है देन हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि ये जो रिवर है ये कहाँ से कितना रिवर किसका रहेगा. अब रिवर है वो तो उसके ऊपर तो हम लोग डिवीजन नहीं रख सकते. लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी अगर चाइना से वो रिवर अगर ओरिजिनेट हो रहा है ना, जैसे ब्रह्मपुत्रा जो है वो चाइना से ओरिजिनेट होता है. अब चाइना उसके ऊपर डैम बना रहा है. अब देखो वही डैम जो है वो लॉकडाउन के टाइम पे टूट गया था, जिससे चाइना के अंदर ही बहुत ज़्यादा फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो गया था. अब इतने सारे डैम्स आपने बनाए, बारिश ज़्यादा आ गया, आप वो पानी कंट्रोल नहीं कर पाए, आपकी ही कंट्री में वो पानी बह गया पूरा. ये विंटर सीजन में एंड रेनी सीजन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम कब होता है? समर सीजन में. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल फीचर्स के बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किया कि ब्रह्मपुत्रा जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो हम लोग के स्टेट्स है उनका लाइफलाइन है. अगर ये रिवर पे अगर बहुत ज़्यादा डैम्स अगर चाइना बना रहा है तो बहुत ज़्यादा वाटर वो कंट्रोल करेंगे, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो फार्मर्स है उनको फार्म करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, स्कैरसिटी हो जाएगा, यहाँ पे ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगा. दैट विल क्रिएट अ बिग वाटर प्रॉब्लम्स फॉर देम. सो हम लोग अभी यहाँ पे ये जो रास्टर ओवरले, मतलब यहाँ से हम लोग बताते हैं कि ओके कितना क्यूबिक वाटर जो है वो आप यूज़ करेंगे और ईयरली कितना क्यूबिक मीटर पानी आप हम लोगों को देंगे. ठीक है. सो कौन से लेवल से आपका जो वाटर के ऊपर जो मेन कंट्रोल है वो ख़त्म होगा, कहाँ से हम लोगों का कंट्रोल चालू होगा और वहाँ पे हम लोगों को कितना क्यूबिक मीटर पानी मिनिमम मिलना चाहिए, ये हम लोगों ने डिसाइड किया है. तो ये हम लोग जियोग्राफिकल फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर डिवीजन करते हैं जब वाटर बॉडीज का डिवीजन होता है. तो सो एंड दिस समटाइम्स रिजल्ट्स इन अ पुअर ऑपरेटर परफॉर्मेंस. अगर हम लोग ये प्रॉपरली नहीं बता पाए, जैसे आप देखो कि अगर ये वाटर ट्रीटी प्रॉपर नहीं हो पाया देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे रिवर्स जो है जो इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं और पाकिस्तान में जाते हैं. सो अब उनके ऊपर अगर हम लोग डैम बनाना अगर चालू करेंगे तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम, है ना. जैसे झेलम है, रावी है, रवि है. सो ये क्या है? दिस आर द रिवर्स जहाँ जो क्या हो रहा है इंडिया से ओरिजिनेट होके पाकिस्तान में जा रहे हैं. देन देयर शुड बी अगेन अ प्रॉपर बाइफर्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की कौन से रिवर्स कहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर में जाएंगे और कितना पानी वहाँ पे जाना चाहिए. तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हम लोगों ने अग्रीमेंट किया है, जिसके बेस के ऊपर हम लोगों ने बोला है कि ओके इतना क्यूबिक पानी जो है वो आपके पास जाएगा. अब हम लोग क्या कर रहे थे, उससे ज़्यादा पानी जा रहा था. तो हम लोगों ने ये जो रास्टर ओवरले ऑपरेटर्स है इससे आइडेंटिफाई किया कि ओके इतना क्यूबिक मीटर पानी का हम लोगों का अग्रीमेंट हुआ था और उससे हम लोग बहुत ज़्यादा पानी उनको दे रहे हैं
और उससे हम लोगों के फार्मर्स जो है उनके पास पानी का स्कैरसिटी हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, एज पर अग्रीमेंट जितना पानी हम लोगों ने बोला था वो हम लोग वहां पे भेज रहे हैं, बाकी का हम लोग उसके ऊपर डैम बनाएंगे। गेटिंग? सो रास्टर ओवरले डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिसएडवांटेज, जो वेक्टर ओवरले जो है वो सफर कर रहा है। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे सो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में गुजरात साइड पे जो वाटर बॉडी है वहाँ पे आज भी डिस्प्यूट है कि वो वाटर बॉडी जो है वो कहाँ से डिवाइड हो रहा है, कितना पार्ट इंडिया में आएगा, कितना पार्ट पाकिस्तान में जाएगा। स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन। So GIS that supports raster processing usually have a language to express the operations on a raster basis, and this language are generally referred to as algebraic operations। map algebra बोलते हैं इसको, कि जहाँ पे एग्जैक्टली वाटर को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, जो ज़मीन है उनको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, एंड एयर स्पेस को कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग मैप एल्जिब्रा बोलते हैं या रास्टर कैलकुलस बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी आर अप्लाइड। आप देखो बीच में आपने सुना रहेगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हुआ था एंड दे वर लाइक कि वी वांट अलाउ एनी इंडियन फ्लाइट्स टू फ्लाई फ्रॉम द पाकिस्तानी एयर स्पेस। सो अब हम लोग कैसे, अब हवा में कैसे डिफाइन होगा कि कौन सा बॉर्डर किसका है, कहाँ से हम लोगों को वो बॉर्डर में एंटर नहीं करना है। जैसे आप देखो कि कोई कोई एयर स्पेस में अगर इंडियन फाइटर जेट्स भी अगर जाते हैं, दे फील लाइक कि ओके ये हम लोग के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। सो हम लोगों के जो हम लोग के जो पायलट्स हैं इनको कैसे पता चलेगा कि कौन से रीजन से, कौन से पार्ट से कौन से दूसरे कंट्री का जो एयर स्पेस है वो चालू हो रहा है जहाँ पे इंडियन कंट्रोल कंप्लीट हो रहा है। सो फॉर दैट रीजन वी रिक्वायर्ड अ मैप एल्जिब्रा और रास्टर कैलकुलस। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, GIS दे अलाउज GIS टू कंप्यूट न्यू रास्टर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन एंड यूज अ रेंज ऑफ फंक्शन एंड ऑपरेटर्स। सो कितना क्यूबिक मीटर पानी वहां पे जा रहा है, कहाँ से हम लोग का बॉर्डर चालू हो रहा है, इसके लिए भी दिस आर द सॉफ्टवेयर विच आर हेल्पिंग अस टू डिफाइन दैट। Now, unfortunately, not all implementation of map algebra offers the same functionality. There are different functionalities applied from the different point of view. When produce the new raster, we must provide a name for it. So जैसे आप देखो कि हम लोगों ने क्या बोला है, ब्रह्मपुत्रा चाइना में वो रिवर का नाम अलग है, इंडिया में एंटर होते हुए उसका नाम अलग होता है। सेम वे फ्यू रिवर्स विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, तो पाकिस्तान बॉर्डर तक उनका नाम अलग है एंड पाकिस्तान बॉर्डर में एंटर होने के बाद में उनका नाम चेंज होता है, वो कंट्री उनके हिसाब से नाम रख रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव टू डिफाइन हाउ इट इज कंप्यूटेड एंड दिस इज टू डन द असाइन द स्टेटमेंट्स। लाइक आपको क्या बोला है, ओपन अ रास्टर नेम और उसके ऊपर एल्जिब्रिक ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस हम लोग अप्लाई करेंगे। अब जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना उसके अंदर ये एल्जिब्रिक ऑपरेशंस या मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइंड किए हुए हैं। आपको सिर्फ वो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है एंड वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम्स अप्लाई हो जाएंगे आपके मैप के ऊपर। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट इज इवेल्युएटेड बाय GIS एंड द रास्टर इन विच इट रिजल्ट्स इज स्टोर्ड अंडर द नेम ऑफ द लेफ्ट। सो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, द रास्टर नेम्स एंड कांस्टेंट दैट आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर का मतलब ये जो एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है दिस आर द ऑपरेटर्स, और ये ऑपरेटर्स यूज करके हम लोग ऑपरेंड वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ A + B है तो A एंड ये जो प्लस साइन है एंड B है, तो प्लस जो है दैट इज माय ऑपरेटर, ये मेरा एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके एंड A एंड B जो है ये क्या है, मेरे ऑपरेंड्स है। ठीक है, दिस आर द ऑपरेंड्स। सो ये वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा एंड उसके बेस के ऊपर सेंटर में जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेशन अप्लाई करके मुझे रिजल्ट जनरेट करके देगा। लाइक इफ आई से A + B, तो A का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 2 है, तो वो टोटल मुझे 6 यहाँ पे जनरेट करके देगा विच इज गोइंग टू बी द रिजल्ट C। ये मेरा रिजल्ट C है। सिंपल है, समझ में आया? सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स हैपेंस। सो एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एंड इट्स ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या बोला है, ऑपरेंड्स आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशंस। सो एक्सप्रेशंस जो है वो क्या है, प्लस इज माय एक्सप्रेशन, दिस इज माय बाइनरी एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली। एंड आपने जो ऑपरेंट वैल्यूज दिए हैं आजू बाजू में उसके बेस के ऊपर आपको रिजल्ट जनरेट करके दिया, तो GIS विल परफॉर्म द कैलकुलेशन on a pixel by pixel basis, which is very important when we talk about map division, पिक्सल टू पिक्सल। अगर स्टेट के बीच में भी अगर एरिया डिवाइड करना है ना, तो हर एक किलोमीटर, हर एक मीटर का डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो जैसे मैंने बोला क्या होगा, कोई बेचारा किसका घर
आधा एक स्टेट में चले जाएगा, आधा दूसरे स्टेट में आ जाएगा। या फिर उसका अगर फार्मिंग लैंड है, आधा एक ज़मीन स्टेट में चले गया, आधा दूसरे स्टेट में चले गया। सो उसको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, यू कैन इमेजिन, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पिक्सल इन द फर्स्ट रो एंड कंटिन्यूइंग अंटिल द लास्ट पिक्सल इन द लास्ट रो, there is a wide range of operator and functions that are used for this map algebra. Arithmetic operators, we already know what are the arithmetic operator means, कौन से arithmetic operators होते हैं। so ये वाला जो functions है, ये वाले जो points है, ये तो बहुत simple है। we have various arithmetic operators like standard कौन से है, multiplication, division है, यहाँ पे sign mistake हो गया। सो डिवीजन है हम लोगों का, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, एंड अदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है जिसमें मॉड्यूल डिवीजन हो रहा है। देखो मॉड्यूल डिवीजन एमओडी है, मॉड्यूल डिवीजन इंटीजर है, डीआईवी है। सो यहाँ पे देखो मॉड्यूल डिवीजन के लिए आपके जो नाम जो होंगे वो ऑपरेटर के वो चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे रेडी ऑपरेशन दिया है आप डायरेक्टली जिसको यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मॉड्यूलर डिवीजन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। सो जैसे अगर मैंने 10 डिवाइड बाई 3 करना है, सो 10 मोड 3 अगर मैं करूंगा तो 10 डिवाइड बाई 3 करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वो मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा वो। सो वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग वो वे में कर रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे 10 डिव 3 लिखूंगा तो वो क्या करेगा, कौन से वैल्यू से मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ वो वैल्यू रिटर्न करेगा। सो आई एम डिवाइडिंग 10 बाई 3, सो वो 3 रिटर्न करेगा। सो मोड और डिव में ये डिफरेंस है। देन वी हैव अदर जियोमेट्रिक ऑपरेटर्स लाइक साइन, कोसाइन, टेंजेंट दैट इज tan, एंड अदर इनवर्स फंक्शंस आर आल्सो देयर, बराबर है, जैसे एसाइन, कॉस, a10 which returns radian angles as a real numbers. तो सम सैम्पल मैप एल्जिब्रा आपको यहाँ पे दिया है कि a+10 a+b c2, या फिर हम लोग ऐसे पूरे इक्वेशंस लिख सकते हैं, एल्गोरिदम्स a-b डिवाइड बाई a+b, एंड उसको हम लोग इसका टोटल रिजल्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय द 100. So these are the arithmetic operators which are also present in our software, and this operators we basically apply on the database tables which are linked with our map. So यहाँ पे हम लोगों ने देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई किए, दिस इज द मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स के अंदर कोई वैल्यू है, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, C1 मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यूज है, सॉरी A दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये मेरा मैट्रिक्स का नाम है A है, उसमें मैंने क्या किया, +10 ऐड किया, है ना, और उसके वैल्यूज को मैं किस में सेव कर रहा हूँ, C1 में। सो दिस इज द C1 मैट्रिक्स। देन ये हम लोग के पास B मैट्रिक्स है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, A+B इक्वल टू C2, मतलब वैल्यूज इसके किस में स्टोर होंगे, C2 में स्टोर होंगे। सो यहाँ पे हर एक, यहाँ पे देखो 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। देन यहाँ पे ये 5 है एंड यहाँ पे ये अगेन 4 है, कितना हो गया, 9 हो गया। इसका एडिशन में यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। देन वी हैव 2 हियर एंड 8 जो है वो यहाँ पे, तो 8 + 2 कितना होगा, 10 होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये 10 लिख दिया। सो आई होप बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है। अब वैसे ही बड़े कैलकुलेशंस भी यहाँ पे होंगे, जैसे a-b डिवाइड बाई a+b द होल मल्टीप्लाई विथ 100, दिस इज आवर इक्वेशन, और उसके लिए हम लोग ये पैटर्न सेम अगेन फॉलो करेंगे। आई होप दिस इज वेरी सिंपल। अब ये देखने में सिंपल है, आपको एग्जाम में ये सेम एग्जाम्पल्स ऐसे बताने हैं, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड थियरी एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा है, तो पढ़ के रखना, प्रैक्टिस करके रखना। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या बोला है, आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वी हैव कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होंगे, एंड, और, नॉट, एक्सॉर, एक्सनॉर, दिस आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो सेम यहाँ पे आपको दिया है, मैप अलजेब्रा ऑल्सो अलाउज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, किसके ऊपर अप्लाई होंगे, रास्टर सेल्स पे अप्लाई होंगे, है ना, एंड मे बी यूज फॉर द कंपैरिजन बिटवीन टू स्टेट्स, एरियाज, एनीवेयर। सो यहाँ पे ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड नॉट इक्वल टू। सो वी कैन कंपेयर। अब यहाँ पे ये जो आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं ना, दिस आर द एरियाज, और वो एरियाज में मैं यहाँ पे वो हर एक एरिया के ऊपर सपोज पॉपुलेशन नंबर या कुछ तो नंबर सेट कर रहा हूँ, है ना, अलग हर एक पॉलीगॉन के ऊपर अलग अलग नंबर्स रख रहे हैं, सॉरी। सो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि वेदर
matrix A, what we are saying, matrix A is not equal to matrix B. So a simple raster comparison assignment is C equal to A not B, है ना, where A is not equal to B. It will store the truth value, either the true or a false, in the output raster C. A cell value in the C will be true if the cell's value in A differs from the cell's value in B. It will be false otherwise. ये तो सिंपल है, हम लोग को पता है. तो जो कॉमन हम लोग यूज कर रहे हैं वही सेम टेक्निक यहाँ पे हो रहा है. देन नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल कनेक्टिव्स. Logical connectives are also supported in most implementation of the map algebra. Like commonly offered logical connectives are AND operator, OR operator, NOT operator, XOR operator. And ये सेम एक्सप्रेशन कैसे अप्लाई होंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है वही सेम आएगा. A XOR B, तो इसके जो वैल्यूज है ये इसके ऊपर XOR ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एंड फाइनल आपका आउटपुट मिलेगा. सिंपल. सो यहाँ पे देखो आपको वही सेम वे में हम लोगों ने एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं. अब और ऑपरेटर्स जो है वो वर्कआउट कैसे होता है. और ऑपरेटर्स का मतलब एंड ऑपरेटर्स मीन्स क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन होता है. याद है, मल्टीप्लीकेशन साइन होगा एंड में. और ऑपरेटर्स जो है उसमें एडिशन होगा यहाँ पे, है ना. सो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ए एंड बी में से अगर एक भी अगर ट्रू रहेगा देन माई आउटपुट इज ट्रू. एंड में ऑपरेशन में क्या होता है, इफ ए एंड बी बोथ आर ट्रू देन ओनली माई आउटपुट इज ट्रू. सो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, देखो ए एंड बी. सो ए एंड बी में जहाँ पे दोनों के जो सेल्स जहाँ पे मैच हो रहे हैं ना वहाँ पे ही आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा. देखो यहाँ पे. सो ये फर्स्ट मेरा पिक्सल है, यहाँ पे ये फर्स्ट पिक्सल है ना. सो आपको दिख रहा है कि दोनों का वैल्यू ट्रू है ना. दोनों हाईलाइटेड है. तो इसके लिए यहाँ पे आउटपुट में आपको ये पिक्सल हाईलाइटेड मिला. देन ये पिक्सल एंड ये पिक्सल अगेन देखो दोनों में कलर वैल्यू है, इसके लिए हाईलाइटेड मिला. देन दिस पिक्सल एंड दिस पिक्सल अगेन बोथ आर ट्रू, दैट्स व्हाई माय आउटपुट इज ट्रू. अब यहाँ पे देखो बी ट्रू है, ए फॉल्स है. तो इफ फॉल्स मीन्स 0 हो गया, ट्रू मीन्स 1 हो गया. तो 0 मल्टीप्लाई विथ 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 क्या होगा, 0 होगा. इसके लिए ये व्हाइट कलर आ रहा है. देन सेम वे यहाँ पे ये पिक्सल देखोगे, ये ट्रू है दैट इज 1 है, ये फॉल्स है दैट इज 0 है. तो 0 मल्टीप्लाई विथ 1 क्या होगा, 0 होगा. इसके लिए अगेन ये व्हाइट है. देन सेम वे यहाँ पे देखो ये वाला जो पिक्सल है इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ. सेम आउटपुट यहाँ पे भी सेम होगा, ट्रू फॉल्स आएगा. देन ये वाला देखते हैं अभी. ये तीन देखो, ये तीनों क्या है, ट्रू है ना. दोनों ट्रू है, ए और बी दोनों ट्रू है. सो आउटपुट क्या आ गया, ये तीनों पिक्सल्स कलर आ गए. देन ए और बी में ये दो कलर है, यहाँ पे ये दो कलर है. सो वो ट्रू आएंगे. लेकिन ए में क्या हो रहा है, दिस इज ट्रू है ना, ये वाला ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है. सो हम लोगों का यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, 1 एंड 0. तो क्या होगा, अगेन 0 आएगा. ये वाला पिक्सल देखो व्हाइट आ गया. देन उसके आगे अगर आप देखेंगे ये दो वैल्यूज जो है वो तो ब्लैंक ही है. देन बी में देखो ये वाले जो दो पिक्सल्स है वो हाईलाइट किया हुआ है. सी में वो वाले नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हाईलाइटेड नहीं आया. आई होप समझ में आया. तो वो जो हम लोगों का नॉर्मल लॉजिक ऑपरेशन जो कर रहे थे वो आएगा. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए प्लस बी में क्या होगा, ए और बी में से कोई भी अगर एक ट्रू रहेगा, मतलब ए और बी में से कोई भी एक सेल अगर हाईलाइटेड रहेगा वो सेल यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा. सो देखो यहाँ पे बी वाला अगर आप देखेंगे ना तो ये 8 के 8 सेल हाईलाइटेड है. तो अभी ए मुझे नहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, ये 8 के 8 मैंने हाईलाइट कर दिए. देन ये दो जो सेल्स है वो सिर्फ ए में हाईलाइटेड है, बी में नहीं है. फिर भी वो यहाँ पे आ गए. और ऑपरेशन है ना, एडिशन होगा, 1 + 0 1 होगा, याद रखो. देन यहाँ पे क्या है, ये दिस आर द सेल्स जो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए, देखो ये दो वो सेम यहाँ पे हाईलाइट हो गए, है ना. सो दैट इज सिंपल. एक्सॉर में उसका ऑपोजिट होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है. देन एंड ए एंड बी और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं और कर रहा हूँ सी के साथ में, उसका रिजल्ट है ये. तो ये सेम हम लोगों के लॉजिकल ऑपरेशंस हुए. सो बहुत बार आपको एग्जाम में भी ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. ओके. देन नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट जो अगर आप देखेंगे वी हैव फ्यू एक्सप्रेशंस हियर. अब वो जो एक्सप्रेशंस है यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराता हूँ. थोड़े और हम लोगों को काम की चीज़ें डिस्कस करना है इसके आगे वाला पार्ट. सो वो मैं लोड नहीं बढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये कंप्लीट करेंगे. रिमेंबर नेक्स्ट टाइम हम लोगों का यूनिट 4 जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. सो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं. कोई डाउट्स है तो पूछो. एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो, एनी डाउट्स? सर यूनिट टेस्ट में कितना यूनिट है?
यूनिट टेस्ट में हम लोगों का, मैंने जो फर्स्ट 3 यूनिट्स का आपके साथ नोट्स शेयर किया है ना, वो कंप्लीट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपके छोटे छोटे पार्ट्स ही हम लोगों ने डिफाइन किए, वो पूरा रहेगा जो फर्स्ट 3 यूनिट्स का नोट्स शेयर किया है। ठीक है, सब फाइल्स में अपलोड है? फाइल्स में पता नहीं, मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना आप लोगों के साथ, नहीं रहेगा तो मैं आज देख लेता हूँ, मैं आज अपलोड कर देता हूँ, मुझे रिमाइंड करा देना एक बार चेक करके, जो भी नहीं है मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? एनी अदर डाउट्स?